अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हुक्स लॉ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलास्टिसिटी का टॉपिक डिस्कस किया था, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो समझना ज़रूरी है। इससे पहले जिसके अंदर हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को डिस्कस किया था। व्हाट इज़ हुक्स लॉ, आइए डिस्कस करते हैं। हुक्स साइंसदान का नाम था जिसने इलास्टिक बॉडीज़ के मुतालिक लॉ दिया। इलास्टिक बॉडीज़, और ये लॉ किन बॉडीज पे एप्लीकेबल है? सॉलिड्स पे भी, लिक्विड्स पे भी, गैसेस पे भी, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर पे ये लॉ वैलिड है। ये लॉ क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो इलास्टिसिटी के मुतालिक ये लॉ है, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। इसको आसानी से समझिए, इसका मतलब क्या है। हुक्स ये कहता है द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, स्ट्रेन कहते हैं स्ट्रेस के नतीजे में जो डीफॉर्मेशन आती है, वॉल्यूम में चेंज आता है, शेप में चेंज आता है, लेंथ में जो चेंज आता है, दैट इज स्ट्रेन। कहता है द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, किसी राड में, किसी सोफा में, किसी बेड में जो स्ट्रेन पैदा हुआ है अब इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेन हमेशा किसकी वजह से पैदा होता है? स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस क्या है? अप्लाइड टू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो भी आप डीफॉर्मेशन किसी बॉडी के अंदर लेके आना चाहते हो, लेंथ में चेंज लाना चाहते हो, वॉल्यूम में चेंज लाना चाहते हो, शेप में चेंज लाना चाहते हो, वो डायरेक्टली किस पर मुनहसर है, किस पर डिपेंड करती है? आपकी लगाई गई स्ट्रेस पे। जितनी ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे उतनी ज्यादा डीफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लेंथ में चेंज मिलेगा, वॉल्यूम में चेंज मिलेगा, शेप में चेंज मिलेगा। तो यहां से साथ में ये कंडीशन है कि ये लॉ कहां तक वैलिड है, ये सिचुएशन कहां तक वैलिड है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। स्ट्रेस बढ़ाते जाओ स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस कम करते जाओ स्ट्रेन कम होती जाएगी। ये लॉ कहां तक वैलिड है? विद इन द इलास्टिक लिमिट। हर बॉडी की एक लिमिट होती है। इलास्टिक लिमिट, जी हाँ, इलास्टिक लिमिट को समझ लीजिए। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक मैं बॉडी पे फोर्स लगाता जाऊं, वो डीफॉर्म होती जाए और उसे छोड़ूं तो वो पहली जगह पे वापस आ जाए। मैंने फर्ज करिए किसी चीज की लेंथ चेंज की, मैंने रबर आप जानते हैं, रबर बैंड गर्ल्स पहनती हैं, बॉयज पहनते हैं। रबर बैंड खींचता गया, वो लंबा होता गया, स्ट्रेस लगाता गया, स्ट्रेन मिलती गई, स्ट्रेस लगाता गया, स्ट्रेन मिलती गई। लेकिन ये कहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये ग्राफ रहेगा? ग्राफ को बताता हूं, ये कहां तक है? विद इन द लिमिट। इस जो मैंने बैंड यूज किया इसकी एक लिमिट है। एक लिमिट क्या? जहां पर बच्चों, जहां तक मैं इसे खींचूं और छोड़ूं तो ये अपनी पहली पोजीशन, पहली स्टेट, पहली लेंथ रीस्टोर कर ले। कुछ बॉडीज होती हैं स्केल, अगर आपके पास स्टील का स्केल है, अगर आपके पास स्केल है लाइनिंग लगाने वाला, तो उसको बेंड करते जाइए, छोड़िए, अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। लेकिन बच्चों उसको बहुत ज्यादा बेंड करेंगे तो वो अपनी पहली सिचुएशन रीस्टोर नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गया है। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जहां तक बॉडी पे स्ट्रेस लगाते जाओ स्ट्रेन मिलता जाएगा, स्ट्रेस लगाते जाओ स्ट्रेन मिलता जाएगा। लेकिन ये लॉ वैलिड है इलास्टिक लिमिट से पहले आखिरी हद तक। और हद ये है कि अगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर ली तो स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। वो लिमिट आगे प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट हो जाएगी, शक्ल बदल जाएगी मटेरियल की, तब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। तो इलास्टिक लिमिट की समझ आ गई। इलास्टिक लिमिट किसी भी बॉडी की वो लिमिट है जिसमें आप बॉडी पे स्ट्रेस लगाओ। स्ट्रेस कौन कौन सी हो सकती है आप जानते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। लेंथ चेंज करने के लिए लगाओ स्ट्रेस तो उसकी लेंथ चेंज होती जाए, छोड़े तो पहले वापस आ जाए। इलास्टिक लिमिट है कि उसे रिलीज करूं तो वापस आ जाए। सोफा पे बैठता जाऊं, सोफे से उठूं वापस आ जाए, वो उसकी इलास्टिक लिमिट है। लेकिन अगर मैंने उसे बहुत ज्यादा दबा दिया तो नतीजा क्या निकलेगा? उसकी शक्ल ही बदल जाएगी। इसका मतलब वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गया है। इलास्टिक लिमिट वो आखिरी हद है जहां तक वो आपकी फोर्स बिना चेंज हुए, बिना शक्ल बदले बर्दाश्त करता रहेगा। और जब आपने छोड़ा तो वापस अपनी शक्ल रीस्टोर कर लेगा, अपना वॉल्यूम रीस्टोर कर लेगा, अपनी शेप रीस्टोर कर लेगा, अपनी लेंथ रीस्टोर करेगा। दैट इज द इलास्टिक लिमिट ऑफ एनी बॉडी। और मैंने कहा ये लॉ हर किस्म की मैटर के लिए वैलिड है। मैटर पे वैलिड है, सॉलिड पे, लिक्विड पे, गैसेस पे, सब पे ये वैलिड है। तो यहां से मैंने अखज़ क्या किया, यहां से क्या निकाला हुक्स लॉ को अगर मैथमेटिकल लिखूं तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। जितना ज्यादा स्ट्रेन चाहते हो, लेंथ में चेंज चाहते हो, वॉल्यूम में चेंज चाहते हो, शेप में चेंज चाहते हो, उतनी ज्यादा लेंथ वाली
लेंथ वाली स्ट्रेस, वॉल्यूम वाला स्ट्रेस, शेप वाला स्ट्रेस लगाओ, स्ट्रेन मिलती जाएगी। और यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करूँ तो हम सब जानते हैं जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म होता है मैथ के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो यहाँ कांस्टेंट आता है। दिस कांस्टेंट विल टेल अस द लिमिट, ये बताएगा कि वो जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, स्प्रिंग है, कोई लचकदार बॉडी है, उसकी एबिलिटी क्या है इसको रिस्टोर करने की। कांस्टेंट आ गया और स्ट्रेन उधर जाके डिवाइड कर देगा। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट, कोई और बॉडी है तो उसका कांस्टेंट। ये हमें ये बताता है कांस्टेंट की वैल्यू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, जितनी थोड़ी स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेन मिलेगी तो आपके पास नतीजा है कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी होगी। स्ट्रेस थोड़ी, स्ट्रेन ज़्यादा, तो कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी होगी। स्ट्रेस ज़्यादा लगानी पड़े, स्ट्रेन थोड़ी मिले, तो कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आने वाली है। इज क्लियर? बात समझ आ रही है? इसकी वैल्यूज पुट करें तो कांस्टेंट की वैल्यू आती जाएंगी। मुख्तलिफ बॉडीज़ के लिए इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने ड्रॉ किया है, देख सके, ये आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ आपने एक पॉइंटर लगाया हुआ है। आपने देखा पॉइंटर यहाँ पे आपको दिखा रहा था, फर्ज करिए इस वक्त इसकी लेंथ जो थी 10 सेंटीमीटर थी। जैसे मैंने इसके साथ वेट हैंग किया, इसकी लेंथ बढ़ना शुरू होगी। ये 10 से आ गई 15 सेंटीमीटर। ये किसकी वजह से हुआ? वेट, एंड वी नो वेट इज अ फोर्स। इसका मतलब जब बॉडीज पे फोर्स लगाई जाती है तो उनकी लेंथ में इजाफा किया जा सकता है, शेप में इजाफा किया जा सकता है, और वॉल्यूम में इजाफा चेंज किया जा सकता है, इजाफा भी और कमी भी की जा सकती है। तो ये वेट की वजह से इसकी लेंथ में इजाफा हुआ। इसका मतलब फोर्स और एक्सटेंशन का अगर ग्राफ बनाएं, फोर्स और एक्स का अगर ग्राफ बनाएं तो क्या होगा? फोर्स बढ़ती जाए, मैं एक और वेट हैंग कर दूं तो लेंथ और बढ़ जाएगी, एक और वेट हैंग कर दूं तो लेंथ और बढ़ जाएगी। इसका मतलब फोर्स बढ़ती जाए, लेंथ बढ़ती जाए, फोर्स बढ़ती जाए, लेंथ बढ़ती जाए। दिस लाइन इज अ लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन भी इसे कहते हैं। दिस शोज दैट अगर फोर्स 5 न्यूटन थी तो आपके पास एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर थी। फोर्स 10 न्यूटन हुई तो एक्सटेंशन आपके पास 10 सेंटीमीटर होगी। फोर्स 15 न्यूटन हुई तो एक्सटेंशन आपके पास 15 सेंटीमीटर होगी। फोर्स 20 न्यूटन थी तो एक्सटेंशन आपके पास 20 सेंटीमीटर होगी। और फोर्स अगर आपके पास 22 न्यूटन हुई तो क्या आपके पास एक्सटेंशन आगे 22। ज़रूरी नहीं है यहाँ 5 ही हो, 5 न्यूटन थी 2 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन थी 4 सेंटीमीटर, 15 न्यूटन थी 6 सेंटीमीटर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह से फोर्स बढ़ी उसी तरह से एक्सटेंशन बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, और आखिरी हद जहाँ तक ये वैलिड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स बढ़ने से लेंथ बढ़े, फोर्स बढ़ने से लेंथ बढ़े। दिस लास्ट बाउंड्री, द लास्ट लिमिट, दिस इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। और उसके बाद आप जानते हैं मटेरियल की शक्ल ही चेंज हो जाती है, स्केल टेढ़ा हो जाएगा, सोफा बिल्कुल भी अपनी जगह पे वापस नहीं आ सकेगा। मैट्रेस पे बहुत हैवी चीज़ रख दो तो क्या होगा? मैट्रेस पे उठने के बाद वो अपनी पहली पोजीशन रिस्टोर नहीं कर सकेगा। इसका मतलब हम इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए हैं। और इलास्टिक लिमिट तो वो थी जो उसके वजन डालता, वजन डालने के बाद उठता, तो वो वजन उठने के बाद वो स्प्रिंग, वो बॉडी अपनी पहली शक्ल रीस्टोर कर लेती। जैसे रिबन को खींच के छोड़िए, अपनी पहली शक्ल स्टोर कर लेगा। स्केल को बेंड करके देखिए, अपनी पहली शक्ल रीस्टोर कर लेगा। इस स्प्रिंग पे से वेट हटा के देखिए, पहली शक्ल रीस्टोर कर लेगा। इसका मतलब ये इसकी कौन सी लिमिट थी? इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। और इसके बाद काफ़ी दूर जाके ये ब्रेक हो जाता है, मटेरियल कोई भी होगा वो ब्रेक कर जाएगा। लेकिन उसके बाद इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक लिमिट होती है, याद रखिएगा। तो ये फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ है जो ये बता रहा है स्ट्रेस बढ़ाते जाएं स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस बढ़ाते जाएं स्ट्रेन बढ़ती जाएगी। दिस इज द हुक्स लॉ, वेरी सिंपल लॉ जो एक्सप्लेन करता है कि इलास्टिक बॉडीज, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, वो क्या जी इस ग्राफ को फॉलो करती हैं, इस लॉ को फॉलो करती हैं, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट ये फॉलो करती हैं। और दिस इज अ वेरी सिंपल लॉ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आई होगी। देख लीजिए इस वीडियो को दोबारा से, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट हाजिर होंगे यंग्स मॉड्यूलस के साथ और उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यही था, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।